आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 12th, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी मिल सकता है। कहीं ना कहीं हम अपनी डेली लाइफ में या मॉडर्न सोसाइटी में इलेक्ट्रिसिटी से अवेयर हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली है क्या। अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी घरों के अंदर, और बेसिकली हम अपना फ़ोन चार्ज करते हुए, लैपटॉप चार्ज करते हुए, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, इन सब को चलने के लिए जिस बेसिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसे ही हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से बनती है। द क्वेश्चन इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी, हाउ डज इट फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से काम करती है और वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के कंट्रोल को इलेक्ट्रिक सर्किट में रेगुलेट करते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को जानने के साथ साथ जो हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा वो होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और उसकी कुछ एप्लीकेशंस। लेटर ऑन ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद हम कैपेबल होंगे कि हम एक रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकें। हीटिंग इफेक्ट हमें क्या सिखाता है, हम उन चीज़ों को डिफाइन कर सकें। तो जो सबसे पहले एक बेसिक प्रॉपर्टी हमारे पास आती है उसे हम समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट। हम सब बहुत अवेयर हैं अपनी डेली लाइफ में, कहीं ना कहीं ये नाम हम सब ने सुना है, इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में है क्या? इलेक्ट्रिक करंट बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट को हम जनरली आई से लिखते हैं। आई इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय टी। ये हम यहाँ पे लिखते हैं, I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। I बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट होता है। क्यू इज अ सिंबल फॉर चार्ज, T इज अ सिंबल फॉर टाइम। तो इन सभी चीज़ों को समझते हैं। शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की सबसे पहले चार्ज से। देखो बच्चों, चार्ज क्या होता है? चार्ज कहें या इलेक्ट्रिक चार्ज कहें, चार्ज किसी भी मटेरियल की वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक मतलब उस मटेरियल की खुद की अंदर की प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी के कारण चार्ज को जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पे एक फोर्स इम्पोज कर सकती है। अगर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें, इलेक्ट्रिक चार्ज इज समथिंग which, or electric charge is that intrinsic property of any material due to which that material is capable of responding electrical and magnetic forces। ये है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, किसी भी मटेरियल के अंदर चार्ज को हम थोड़ा सा डिसइंटीग्रेट करते हैं, फिर आगे समझते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज किस तरह से फॉर्मेशन है और इलेक्ट्रिक चार्ज जब पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठा होकर एक एटम बनाता है। चलो बच्चों, आपने कहीं ना कहीं एटम के बारे में अपने टीचर से ज़रूर सुना होगा। एटम, सपोज मैं यहाँ पर कोई भी एक एटम कंसिडर करता हूँ। ये हमारे पास कोई भी एक एटम है। इस एटम के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ प्रोटॉन्स होंगे, कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी होंगे। न्यूट्रल पार्टिकल्स का मैं यहाँ पे जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल्स की मुझे आपको ये चैप्टर समझाने के लिए अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं अगर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोथ आर इक्वल, तो वो उस एटम को हम बोलते हैं कि उस एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स
इक्वल है तो वो एटम पे नेट चार्ज 0 होगा। ऐसा क्यों होगा, आइए उसको समझते हैं एक बार। देखिए, प्रोटॉन जो होता है इस पर अगर नेट चार्ज की बात की जाए तो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 हम लिख सकते हैं। कूलम इसकी एक यूनिट हो जाएगी। अभी हम इस पे डिस्कस करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की बात करें तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ऐसा एज्यूम करो कि अब हमारे पास जो एक एटम है उस एटम के अंदर 10 प्रोटॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो टोटल चार्ज क्या होगा? टोटल चार्ज विल बी चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन्स। दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वो क्वांटिटी हमें देखने को मिल जाएगी। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल चार्ज। सपोज Q इज द टोटल चार्ज, तो 10 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन देन +10 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज आएगा। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो उस एडिशन पर यहाँ रिजल्ट मुझे मिलेगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी जो कि पॉजिटिव होगी, यहाँ एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी जो कि नेगेटिव होगी। और जब इस क्वांटिटी को और इस क्वांटिटी को मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास जो नेट रिजल्ट आएगा वो आएगा 0। इसीलिए एक एटम जो होता है अपनी इनिशियल स्टेट में उसके ऊपर नेट चार्ज 0 होता है। तो आप कहेंगे कि सर हमने कभी ना कभी ये भी पढ़ा है कि एक एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है और वो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। दैट इज़ वेरी ट्रू, उस पर भी हम अभी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक था कि एक एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल किस तरह से हो सकता है, उस पर नेट चार्ज 0 कैसे हो सकता है, उसी कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर समझा है। आइए अब बात करते हैं कि किसी भी एटम में जो नेट चार्ज है वो नॉट इक्वल टू 0 कब हो सकता है। तो इसके लिए हम एक बहुत ही बेसिक फिनोमिना अप्लाई करेंगे। सपोज अगर कोई भी एटम हमारे पास है, उस एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास 10 हैं, प्रोटॉन मेरे पास 8 हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ एक चीज़ हम कंसीडर करते हैं कि 8 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन्स। मैं आपको बहुत क्लियरली ये चीज़ बता चुका हूँ कि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट को कैंसिल कर सकता है। तो 8 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पे। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ क्या बचेगा, 10 - 8, 8 के इफेक्ट को तो कैंसिल कर दिया, यहाँ बचा 2। अब ये जो 2 हमारे पास बचता है ये क्या है, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर हमें क्या मिला कि जब कभी भी किसी एटम के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इम्बैलेंस होंगे, इक्वालिटी नहीं होगी, तो ऐसी कंडीशन में हम ये समझ सकते हैं कि वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, उस एटम पे एक नेट चार्ज देखने को मिलेगा। वो नेट चार्ज कैसा है, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास ज़्यादा हैं, इट मीन्स ओवरऑल इस एटम के ऊपर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस तरह से हम कैसे भी करके, हमारे पास बेसिक मेथड्स हैं, उस मेथड्स को भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। मीन्स एक अभी तक मैंने आपको चार्ज के अंदर 2 बेसिक चीज़ें समझाई हैं। द वेरी फर्स्ट इज कि जो एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज
in the form of positive means protons and negative means electrons. एक प्रोटॉन पे जितना पॉजिटिव चार्ज है मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, दोनों पे बराबर है, साइन अपोजिट है। तो बेसिकली अगर आप किसी भी एटम को चार्ज्ड करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आपको उस एटम के ऊपर चार्ज को इम्बैलेंस करना होगा। मीन्स प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मस्ट नॉट बी इक्वल। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इक्वल नहीं होंगे तो वहां पर उस एटम पे कुछ ना कुछ चार्ज जरूर होगा। अब यहां मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं फर्दर इसी चीज को। सपोज मैंने यहां पे दो एटम्स कंसीडर किए। सपोज दिस इज एटम ए, दिस इज एटम बी। मेरे पास एक एटम ए है, दूसरा एटम बी। एटम ए पे मैंने ये कंसीडर किया कि मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन हैं और 10 प्रोटॉन हैं। एटम बी के लिए मैंने कंसीडर किया कि मेरे पास यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन हैं और 5 प्रोटॉन हैं। ठीक है, आप दोनों इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन देखो। अगर मैं एक एटम पर्टिकुलर ए की बात करूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोथ आर इक्वल्स टू ईच अदर, द सेम एज इन द केस ऑफ एटम बी। तो एटम ए भी इनिशियली अनचार्ज्ड है और एटम बी भी इनिशियली अनचार्ज्ड है। ठीक है, किसी भी वे में अब मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों एटम्स को आपस में रब करता हूं। मैं ए और बी एटम को यहां पर मैंने रब करना शुरू किया। जैसे ही मैंने ए और बी को रब किया तो माय क्वेश्चन इज कि जो चार्ज है उसका ट्रांसफर कहां से कहां होगा, ए टू बी या बी टू सी। इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है, जब आप हायर क्लास में जाओगे तो आप एक टर्म पढ़ोगे बेटा जिसका नाम है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या कहता है, सपोज मैं यहाँ एक जनरली लिख देता हूँ WA, दिस इज वर्क फंक्शन फॉर एटम A इज ग्रेटर वर्क फंक्शन फॉर एटम B। एटम A का वर्क फंक्शन एटम B के वर्क फंक्शन से बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी एटम A और एटम B को हम आपस में रब करेंगे, उस रबिंग के दौरान एटम A से एटम B कभी भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं छीन पाएगा। एटम A का वर्क फंक्शन बड़ा है एटम B से। इससे होगा क्या, इससे ये होगा बेटा कि एटम B कभी भी, जब कभी भी एटम B से B को A से रब करेंगे तो एटम B एटम A से कभी भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं छीन पाएगा। इसका मतलब वर्क फंक्शन एक ऐसी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है जो हमें ये बताती है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ होगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि चार्ज तो सर ने हमें दो तरह का पढ़ाया कि पॉजिटिव और नेगेटिव, बट फर्दर सर ने हमें ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, प्रोटॉन्स का फ्लो क्यों नहीं होगा। सबसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये अराइज करता है। तो हम ये बोल सकते हैं, आप जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम एक जब एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ होता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज रिजाइड करता है और इस न्यूक्लियस के अंदर लगता है इस पूरे यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, जिसे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर वो फोर्स लगता है और जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक एटम के बाहर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं उन पर लग रहा होता है। तो एक प्रोटॉन की कंपैरिजन में प्रोटॉन को हम कभी भी उतना फोर्स नहीं दे पाते, उतना वर्क नहीं कर पाते उस पर कि हम वहाँ से एक पर्टिकुलर प्रोटॉन को बाहर निकाल लें। ऐसा करने के लिए जब हम इतनी एनर्जी देने की कोशिश करते हैं तो उस एनर्जी का रिजल्ट ये होता है हमारा पूरा न्यूक्लियस मेल्ट हो जाता है। जबकि इलेक्ट्रॉन के केस में ऐसा पॉसिबल है कि एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके हम उसे
फ्री कर सकें। इसीलिए यहाँ से दो बेसिक ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, और वो पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करेगा, दैट इज स्टैटिक इन द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के अंदर स्टैटिक रहेगा। तो जब कभी भी आप 6th क्लास से यही पढ़ते आ रहे हैं हम, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कभी आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वाई नॉट ऑफ प्रोटॉन्स? इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, प्रोटॉन्स का फ्लो क्यों नहीं है? वो उसका रीज़न बेटा यही है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस से बाउंड है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस से बाउंड है। एक इलेक्ट्रॉन को डिटैच करना एटम से वो इजी है एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। सेकंड चीज हम ये डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, हमने अभी तक मैंने आपको चार्ज के बारे में समझाया है। चार्ज के बाद हमने ये पढ़ा है कि चार्ज जो होता है वो एक ऐसी बेसिक क्वांटिटी है जिसकी वजह से कोई भी एटम जो है वो रिस्पॉन्ड कर सकता है इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फोर्सेस को। सेकेंडली जो सेकंड चीज़ आती है वो मैंने आपको ये समझाया कि चार्ज बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। थर्ड क्वांटिटी जो मैंने आपको समझाई है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर और वेक्टर के बारे में आप क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हो, जो आपके अभी 10th में काम आएगा। स्केलर वो क्वांटिटी आपने पढ़ी थी बेटा जिस क्वांटिटी में केवल एक मैग्नीट्यूड होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू विद यूनिट। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक वैलिड डायरेक्शन भी हो। ठीक है, अभी क्लास 9th 10th के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन करेक्ट जाएगी आपके पास। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, और यहाँ बेसिकली क्योंकि हम इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस कर रहे हैं, अभी वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं इन सब के समराइजेशन में। इलेक्ट्रिक करंट को जब हम डिस्कस करते हैं तो आपने ये समझना बहुत ज़रूरी है बेटा आपको कि इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन्स। जैसे आपने एनसीईआरटी कहती है फ्लोइंग ऑफ वाटर, पानी रिवर्स में बह रहा होता है तो वाटर करंट्स प्रोड्यूस करता है। हवा बह रही होती है एटमॉस्फेयर में तो वो एयर करंट कंस्टिट्यूट करती है। ऐसे ही इसी एनालॉजी को कंसीडर करते हुए ये माना गया कि जब एक वायर के अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, फ्लो करना मीन्स इलेक्ट्रॉन बहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जब एक वायर के अंदर बहने लगते हैं तो करंट वहाँ पर जनरेट होता है, वहाँ एक ऐसी क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है जिस क्वांटिटी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इसको हमने कंपेयर किया है जस्ट यहाँ पे। तो ठीक है, मैं सपोज हमारे पास कोई भी एक वायर है, मैंने यहाँ एक वायर दिखाई आपको, ये कोई भी एक सिलेंड्रिकल मैंने वायर बना ली, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मैंने आपको कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए। ये इलेक्ट्रॉन्स अभी तक इनके अपने आप से इस वायर के अंदर फ्लो नहीं कर सकते। अब फ्लो नहीं करने का कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स रूम टेम्परेचर पे जब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, ये एनर्जी मिलती है रूम टेम्परेचर पे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपने एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हुए जंप करना शुरू कर देते हैं। और उस जंपिंग में होता क्या है कि ये सभी इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करके अपनी एनर्जी को बर्बाद कर दे रहे हैं, जिसके कारण से ये इलेक्ट्रॉन अंदर ही अंदर अपनी एनर्जी को खर्च करके ज़ीरो कर देते हैं, कभी भी ये बाहर आ ही नहीं पाते हैं। तो इस कारण से इलेक्ट्रॉन्स अपने आप किसी भी वायर में फ्लो नहीं कर सकते।
तो एक सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि फिर फ्लो कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक वैलिड पॉइंट हमारे पास आता है कि इलेक्ट्रॉन के किसी भी वायर में फ्लो करने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। हमारा आंसर यहाँ आता है बैटरी और सेल्स। अगर हमारे पास एक सेल है या एक बैटरी है तो उसकी मदद से अगर हम एक से ज़्यादा सेल्स को आपस में कनेक्ट कर दे तो वो बैटरी की फॉर्मेशन कर लेता है। क्लास 6 में आपने हल्का सा पढ़ा होगा इसके बारे में। तो ये जो एक सेल या बैटरी है, इसकी जो ये फॉर्मेशन होती है, इस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जब हम इसे सर्किट में कनेक्ट करते हैं, देखो बेटा आपने पहले, मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि आपको बैटरी या सेल का सिंबल पता है। ये मेरे पास एक पॉजिटिव, ये छोटे वाला नेगेटिव टर्मिनल, करंट पॉजिटिव से बाहर निकलता और नेगेटिव से अंदर आता है। ये मैंने एक बैटरी या सेल का एक सिंबल बनाया आपके लिए, ठीक है। पॉजिटिव पार्ट क्या बताता है, ये छोटे वाला पार्ट क्या बताता है? ये बताता है हमें देयर इज़ अ डिफरेंस इन द पोटेंशियल्स, कि ये जो बड़े वाली लाइन है ये हमें इस चीज़ के बारे में बता रही है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हाइयर पोटेंशियल होगा, यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लोअर पोटेंशियल होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। इस टॉपिक को आगे हम कवर करेंगे, लेकिन अभी के लिए क्या है कि वायर के अंदर अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करवाना है तो हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट सबसे बेसिक होनी चाहिए? तो आंसर है एक सेल या फिर एक बैटरी की रिक्वायरमेंट हमें सबसे ज़्यादा वहाँ पर होने वाली है। तो उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि वी हैव ऑल्सो सीन दैट टॉर्च गिव्स लाइट ओनली व्हेन इट इज स्विच ऑन। व्हाट डज ए स्विच डू? तो बहुत बार एक बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर हमने जो है टॉर्च के अंदर सेल डालने के बाद बल्ब को ग्लो करना चाहिए था, उस ग्लो करने के बाद भी ऐसा क्या हुआ कि जब तक मैं एक बटन ऑन नहीं करूँगा, एक स्विच को ऑन नहीं करूँगा, तब तक मुझे रोशनी नहीं मिल रही है। तो उसका रीज़न क्या है बेटा? स्विच जो होता है ये दो वायर्स के बीच का एक कनेक्टिंग पॉइंट होता है। जब आप क्लास 7th 8th में ओपन सर्किट क्लोज सर्किट पढ़ के आ चुके हैं, इट मीन्स यहाँ से जो करंट बाहर निकल रहा है, यहाँ से इस सर्किट से कुछ इस तरह से होते हुए हम यहाँ पर एक बल्ब बना लेते हैं। दिस इज़ अ बल्ब। इस सर्किट से होते हुए वापस यहाँ पर आने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में ये जो गैप है, इस गैप के कारण ये करंट वापस से जो बैटरी या सेल हमारे पास लगी हुई है, सपोज हम यहाँ पर एक बैटरी कंसीडर कर लेते हैं, उस बैटरी या सेल के वापस एक कंप्लीट सर्किट की फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, जिसके कारण ऐसा होता है कि स्विच का काम क्या है? स्विच का बेसिक काम क्या है? यहाँ से स्विच इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को आगे बढ़ने से रोक भी सकता है और आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता भी प्रोवाइड कर सकता है। बेसिकली ए स्विच इज़ ए चैनल, एक ऐसा चैनल है जिस चैनल के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स आगे जा भी सकते हैं और वहाँ से वापस रुक भी सकते हैं वहीं पर भी। ये एक स्विच के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। फर्दर अगर आगे डिटेल में बात करें तो स्विच ओपन मतलब जब स्विच क्लोज्ड है, ऐसा समझो जब घर में आप कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हो या फिर आपने किसी बल्ब को या एलईडी को ऑन करना चाहा तो आप स्विच ऑन करते हो, जो एक हम बेसिक अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं कि स्विच ऑन कर दीजिए। स्विच ऑन करने का मतलब है कि उस वक्त हमारा सर्किट क्लोज्ड है। क्लोज्ड सर्किट होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमें वहाँ पर देखने को मिलता है, जिस कारण से हम जिस भी डिवाइस के लिए स्विच ऑन करते हैं उस डिवाइस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगता है। आफ्टर दैट
हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक स्विच किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड पाथ बनाता है। उस कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड पाथ के कारण हमें क्या देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो। और सपोज उस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के साथ साथ अगर हम एक एलईडी यूज़ करते हैं तो हमें वहाँ पर एलईडी का ग्लो देखने को मिलता है। या फिर अगर हम कोई भी फ़ैन ऑन करते हैं तो हमें फ़ैन की रनिंग कंडीशन देखने को मिलती है। कुछ इसी तरह का जो एक सिनेरियो है वो हमें यहाँ पे नज़र आता है। अब अगर किसी भी कारण से सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना बंद कर देते हैं, उस फ्लो बंद करने की वजह से करंट की सप्लाई वहीं रुक जाती है। सपोज़ अगर हमारे पास एक वायर हो और इस वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा हो, लेकिन ये वायर बीच से यहाँ से इसमें कट लग गया या ब्रेक आ गया, तो देखो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर करंट जो है वो इंटरप्टेड हो गया। करंट मीन्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इंटरप्टेड। और उस इंटरप्शन की वजह से क्या होगा, उस इंटरप्शन के कारण करंट जो है वो सर्किट में आगे नहीं बढ़ पाएगा। आगे नहीं बढ़ पाएगा तो यहाँ पर एक टेक्निकल टर्म आती है जिसे हम क्या कहेंगे कि उस वक्त सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाया। और सर्किट कंप्लीट ना होने की वजह से हमें जो एक रिजल्ट देखने को मिलेगा, हम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो वहाँ नहीं होगा। अब यहाँ से एक बेसिक क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में नहीं होती, हम बेसिकली ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। तो इलेक्ट्रिसिटी चले जाने का मतलब क्या? इलेक्ट्रिसिटी चले जाने का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन्स वायर्स के अंदर से बाहर कहीं चले गए? तो आंसर है नो। इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज रिजाइड्स इनसाइड ए वायर। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा वायर के अंदर रिजाइड करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जब होती है तो हमें एक नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलता है, जिसकी बात हम अपने अगले वीडियो में करने वाले हैं। उस नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन्स को एक फोर्स मिलता है, जिस फोर्स की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा चार्ज के ऊपर ही, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हुए और चार्ज की कुछ बेसिक यूनिट्स, देन करंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। वो हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे।